दोस्तों, वेलकम टू आरटीएस प्रोफेशनल। और आज हम शुरू करते हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोर्स। जिस पूरे कोर्स को, सारी वीडियोस को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मार्केट के अंदर जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो काम है अच्छे से सीख सकते हैं और कर सकते हैं उसको। यहाँ पे मैं आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। तो लेट्स से उसको जानने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। तो दोस्तों, इंडिया जो है, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रही है। ये 13 पेज की स्लाइड है, चैप्टर 1 जो है आपका, ये मैं पीडीएफ के तौर पे आपको अपलोड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो। तो देखिए, गुड्स का और सर्विसेज, देखिए दो तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट गुड्स का, इंपोर्ट सर्विसेज का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का और इंपोर्ट सर्विसेज का। तो इंडिया आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता रहता है। और ये वैसे भी डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की गाइडलाइंस हैं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि ये आप ट्रांसफरेबल हैं, इंटीग्रेशन की पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो बेसिकली जैसे आप इमेज से समझ पा रहे हैं कि जनरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है वो शिप से होता है, कार्गो शिप से, जिसे हम वेसल्स बोलते हैं। या फिर सेकंड नंबर पे आता है एयरक्राफ्ट। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हम बाय रोड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेट्स से पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उसको भी हम एक्सपोर्ट्स लेके जाते हैं, और जहां पे रोड के रूट हैं। ठीक है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूट कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, अगर मैं नजरिए से बात करूं तो शिप करता है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और क्या होता है। तो आइए देखिए, आइए कुछ स्लाइड्स और देखिए अपनी। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज होती हैं हमारी। जब आप इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में कौन अट्रैक्ट होता है दोस्तों? कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है। और वो आपसे क्या चार्ज करता है? कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी होती है और एक आपकी होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। और इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों ही मिला के आपकी क्या बन जाती है? कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, क्या बन जाती है? कस्टम ड्यूटी। डन। अब कस्टम ड्यूटी को रेगुलेट करता है एक्ट। कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स, इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, कौन गवर्न करता है? कोई भी एक एक्ट। एक्ट के बिना आप कोई भी चीज गवर्न नहीं कर सकते हैं। लेट्स से अब आप रोड पे चल रहे हैं, तो वहां पे ट्रैफिक रूल्स लगते हैं आपको। आप कोई भी क्राइम में, किसी के अंदर को आप देखते हैं रोड पे क्राइम हो जाता है, तो उसके अंदर क्रिमिनल एक्ट लगता है उसके अंदर। तो बेसिकली ऑल वुड बी कवर इन द एक्ट। एक्ट वो लगता है। ठीक है। अब दो तरह के एक्ट हैं जो कस्टम्स को डिफाइन करते हैं। एक तो हो गया आपका कस्टम एक्ट 1962, और एक हो गया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कौन कौन सा होगा दोस्तों? कस्टम एक्ट 1962 और एक हो गया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। क्लियर है? अब जो ये टैरिफ एक्ट है, टैरिफ का मतलब होता है कर, टैक्स। तो रेट्स ऑफ टैक्स डिफाइन करता है आपका कस्टम टैरिफ एक्ट। और जो बाकी प्रोविजंस हैं वो कौन डिफाइन करता है? कस्टम एक्ट। यानी अगर मैं कहूं तो यहाँ पे क्या डिसाइड होते हैं? रेट्स। और यहाँ पे अदर प्रोविजन जो गवर्न करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताता है कि कैसे कैसे एक ड्यूटी लगेगी, कैसे इंपोर्ट के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, जो मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं, एक्सेट्रा। रेट ऑफ ड्यूटी की कैलकुलेशन वगैरह बताऊंगा। यहाँ पे दो शेड्यूल में भाग है कर रखा है। फर्स्ट शेड्यूल इंपोर्ट ड्यूटी बताता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड शेड्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी बताता है। कुछ लोग इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, पर एक्चुअली में इसकी प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल होती है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, को आप गलत मत समझिएगा। तो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज शेड्यूल। तो रेट जो है वो टैरिफ एक्ट में आते हैं, और प्रोविजंस जो है जो गवर्न करता है वो आते हैं हमारे कस्टम एक्ट में। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? भाई देखो, किसी भी जो एक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू कलेक्ट करना। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे कि लेट्स से कि चाइना है। अब चाइना में आपको पता है लेबर बहुत सस्ती है, वहां से बहुत सस्ता सामान बनता है, और वहां से सामान वापस आता है, मतलब इंडिया में आता है। इंडिया के लिए वो इम्पोर्ट हो गया। अब लेट्स से वहां पे कोई 10 रुपए का आइटम बन रहा है। ठीक है।
और इंपोर्ट ड्यूटी उस पे मान लो 0 लगा दी मैंने, तो वो इंडिया में कितने का पड़ा? 10 का पड़ा ना। उस पे 2 रुपए किसी ने प्रॉफिट जोड़ा और 12 रुपए का बेच दिया। लेकिन इंडिया में इतनी सस्ती लेबर नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना। वैसे सस्ती है, लेकिन इंडिया में एज कम्पेयर टू चाइना सस्ती नहीं है। इंडिया में लेट्स पड़ा ही 15 का, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं है, तो हम उसको 2 रुपए और जोड़ते हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन कितने का पड़ता है, उस फिर कितने का बेचेगा? 17 का। आप किससे खरीदेंगे? ऑब्वियसली इससे खरीदेंगे। भाई मैं भी होता तो मैं इससे खरीदता। लेकिन इस वजह से नुकसान किसको हुआ? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो गया। इनकी सेल नहीं बढ़ी, और जब इसकी सेल नहीं बढ़ी तो फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? सारा रेवेन्यू, ज्यादातर रेवेन्यू कहाँ जाएगा? आउट ऑफ इंडिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेट करता है भैया, क्या इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, कोई ज्यादा गलत तरीके से काम ना करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, 3 तरह से करते हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एयर से करते हैं, शिप से करते हैं, और लैंड रूट से करते हैं। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट यूज होता है, कस्टम एयरपोर्ट होता है, कस्टम पोर्ट होता है, यानी कस्टम बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपका बड़ा बड़ा बंदरगाह कांडला जो बंदरगाह है गुजरात के अंदर, सबसे बड़ा बंदरगाह है इंडिया का। ठीक है। ये सारे कोस्टल जगह पे होते हैं, यानी जहाँ पे समुद्री तट लगा होता है। ठीक है। वेसल्स आ गए इसके अंदर। फिर व्हीकल से करते हो लैंड कस्टमाइजेशन, मैंने जैसे बताया कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम रोड ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, जहाँ पे पॉसिबल है। और देखो, कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना होता है। मुझे अगर रोड से ट्रांसपोर्ट करना आसान और सस्ता पड़ रहा है तो मैं उससे करूंगा, अदरवाइज शिप या एयर से करूंगा। ठीक है। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, एक ट्रक में कितना माल आ जाएगा, थोड़ा सा ही आएगा। शिप में बहुत टन्स में माल आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन माई क्वांटिटी एंड ऑल दिस, मैं इस पे करता हूँ। ठीक है। मेरा नाम आप नोट कर लीजिए, पूरे कोर्स में आपको ध्यान आएगा, वैभव कंसल। ठीक है। नेक्स्ट। अब और क्या बोलते हैं, देखो जी, कुछ डेफिनेशंस हमने क्लासिफाई करी है, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, ब्रॉडली तौर पे बताऊंगा। देखो, कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि कस्टम्स का एरिया कितना है, यानी कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है वो कितने एरिया तक काम कर सकता है। ठीक है। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि कस्टम, ये तो फ्रंटियर ऑफ इंडिया हो गया। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि कस्टम के फ्रंट्स कितने हैं, यानी कितने जगह पे वो काम कर सकता है। और जबकि कस्टम एरिया का मतलब हो गया अंदर कस्टम का एरिया क्या है। मीन्स एन एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस इंक्लूड्स एन एरिया विच इंपोर्ट्स गुड्स एंड एक्सपोर्ट आर ऑर्डिनरली केप्ट बिफोर क्लियरेंस। यानी ये आपको समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। मैं आपको अभी इसको पढ़ा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले एक डायग्राम पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहले जानते हैं इंडिया क्या होती है। इंडिया सर इंडिया होती है। अब इंडिया का क्या जानना, हम इतने टाइम से इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के बारे में नहीं पता। देखो दी, मैं कस्टम्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज इंडिया? एक जगह जो उसको बोल दिया जाता है कि इंडिया है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि जब आप, लेट्स से इंडिया की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, नंबर 1 2 3 मैंने किया हुआ है, इनको 3 भाग में डिवाइड किया। नंबर 1, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक, कोस्टल बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक अगर कोई चीज ट्रेवल करती है तो उसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर, यानी हमारा क्षेत्रीय वाटर। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक होता है। लेट्स से ये इंडिया का मैप है, ये पूरा इंडिया है। ठीक है ना। एक सेकंड, ड्रॉ नहीं हो रहा है। लेट्स से इंडिया। ठीक है। अब ये इंडिया का जो मैप है, यहां से 12 नॉटिकल माइल इस तरफ 12 नॉटिकल माइल, या उस तरफ 12 नॉटिकल माइल, जो भी इंडिया का एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये हमारा पानी होता है। यहाँ पे हम पूरे सी बेड तक और इसकी पूरी हवा तक, यानी डीप सी तक और ऊपर तक, दिस इज इंडिया। दिस इज कॉल्ड इंडिया। यानी 12 नॉटिकल माइल चारों तरफ 12 नॉटिकल माइल हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंडिया। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.856 किलोमीटर, यानी ब्रॉडली तौर पे 2 किलोमीटर होते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर। कोस्टल एरिया से 24 किलोमीटर इंडिया है, अपना इंडिया, टेरिटोरियल वाटर है। कुछ भी कर सकता है कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पे। यानी आप ये समझ लीजिए कि कस्टम का एरिया है वो इंडिया है, वो आप
आपको पकड़ सकते हैं अगर कोई गलत काम कर रहे हो, ड्यूटी ले सकते हैं आपसे अगर ड्यूटी बनती है तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली वो इंडिया है। 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल में फिर सरकार को कुछ राइट्स दिए हुए हैं कि आप ये चीजें कर सकते हो इसके अंदर। उसे इंडियन कस्टम्स वाटर बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप स्मगलिंग करके भाग रहे हैं और आपको 12 नॉटिकल माइल तक पकड़ लिया जाता है, ठीक है, तो आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलता है। और अगर 24 नॉटिकल माइल और 12 के बीच में पकड़ा जाता है आपको, तो आपके क्या इंडियन नेवी के पास ये पावर है कि वो उस एरिया में ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि वो इंडिया तो है नहीं। तो यस, परमिशन दे रखी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, हर कंट्री के लिए फिक्स है ये कि 24 नॉटिकल माइल तक आपकी नेवी किसी को भी गलत काम करने से पकड़ सकती है, ठीक है। और तीसरा आता है मेरे पास 200 नॉटिकल माइल वाला, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल वाला आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे तक आप अपने एक्सट्रैक्शंस कर सकते हो शिप्स वगैरह विद परमिशन। विद परमिशन, ये इंडिया नहीं है, ये कॉमन एरिया होता है। और यहाँ पे अब जैसे ऑयल निकलते हैं समुद्र से तो बड़े बड़े रिग्स खड़े होते हैं वहां पे। तो दिस इज अबाउट इंडिया। तो ये इंडिया मैंने आपको डीप में तो समझाया कि काम आएगा आगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इंपोर्ट क्या होती है देखो, आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे, आपको समझ आएगा। इसको समझ आएगा तो आप ये समझ लो आपको कस्टम समझ आ गया, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट पढ़ा रहा हूँ, देखो सबसे पहले इंपोर्ट जरूरी है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ इतना, इंपोर्ट सब कुछ है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट जरूरी है और क्यों है। ये लेट्स से फॉरेन पोर्ट है, दिस इज फॉरेन पोर्ट, दिस इज इंडियन पोर्ट, ये इंडियन कस्टम पोर्ट है लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पानी है, ये वाटर दिख रहा है आपको फ्लो करता हुआ। सेक्शन 29 कस्टम का बोलता है कि जब आप आने वाले होते हो तो आप एक इंटीमेट करते हो, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट अभी तो बाद में आएगा। आप एक इंटीमेट करते हो कि मैं अराइवल होने वाला हूं कस्टम पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे। मैं कस्टम पोर्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आने से कुछ टाइम पहले। सेक्शन 30 बोलता है कि आने से पहले यू शुड फाइल इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्टो। वो क्या बताता है देखो ध्यान से देखना, कब आओगे, कौन आ रहा है, क्या ला रहा है, कहां से ला रहा है, कहां पे जाएगा, कहां तक जाएगा। बेसिकली उस गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन मैं इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्टो आईजीएम में भरता हूं। विदाउट दिस मेरी एंट्री इंडियन कस्टम पोर्ट पे बैन है। मुझे एंट्री करने के लिए आईजीएम फाइल करना पड़ता है। सोचो क्यों? क्योंकि कोई भी ऑफिसर मेरे को बिन बात के कुछ भी सामान लाने की इजाजत नहीं देगा। उसके हिसाब से भैया जेन्युइन सामान होना चाहिए जो लीगल है। लीगल कैसे होगा? जब मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो इलीगल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन दी है उसे बोलते हैं इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। और जब वो इंडियन कस्टम पोर्ट पे आके खड़ा हो जाता है, उससे ऐसे ही एंट्री नहीं मिलती भैया, बैन है उसकी एंट्री। उससे पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है नीचे प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करता है कि जो गुड्स आए हैं क्या वो आईजीएम से मैच कर रहे हैं। जो आईजीएम में आपने लिखा था, आईजीएम में आपने लिखा था लेट्स से वॉचेज आई हैं, घड़ियां, और अब आप ला रहे हो कुछ गलत सामान, लेट्स से गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। वो उसको पकड़ेगा, सीज करेगा और फिर आगे प्रोसीडिंग्स करेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर जब पूरा सेटिस्फाई हो जाता है, यस, तब वो कस्टोडियन को बोलता है। किसको बोलता है? कस्टोडियन को बोलता है। कस्टोडियन क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, जो जिसके पास कस्टडी है। कस्टोडियन को बोलता है कि भैया गुड्स को आने दो, और जो ड्यूटीज वगैरह है मैं समझाऊंगा आपको, गुड्स को आने दो और इसको स्टोर कर लो, ठीक है, इसको स्टोर कर लो। यानी जब तक आईजीएम फाइल नहीं करोगे गुड्स की एंट्री नहीं होगी। प्रॉपर ऑफिसर आपकी बात नहीं मानेगा, गुड्स की एंट्री नहीं होगी। कस्टोडियन प्रॉपर ऑफिसर का सिर्फ ऑर्डर मानता है और गुड्स को क्लियर कर देता है अगर वो ओके करता है तो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट, इनकमिंग। और जब प्रॉपर ऑफिसर उसे लिखता है कि भैया इसको आने दो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड, कि आपको इनवर्ड एंट्री ग्रांट कर दी गई है, ठीक है, ये बोलता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब मेरा गुड्स आ गया जी मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया? गुड्स आ गया। अब इसे और ध्यान से समझते देखो।
जब मेरे पास गुड्स आ गया है कस्टम पोर्ट पे यानी बंदरगाह पे गुड्स आ गया है, तो जो इंपोर्टर है यानी जो इंडियन पर्सन है जिसने इंपोर्ट किया, लेट्स से आपने इंपोर्ट किया है, मैंने एक्सपोर्ट किया था, आपने इंपोर्ट किया है, तो भैया मेरा काम तो खत्म हो गया क्योंकि मैंने तो गुड्स आपके देश तक पहुंचा दिया। नाउ अब आपकी बारी है। अब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं व्हाइट कलर की। अगर आपको सामान देख रहे होम कंजम्पशन के लिए लेके जाना है तो ये ध्यान से देखो, होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन, ठीक है। होम कंजम्पशन के लिए जब सामान लेके जाना है यानी घर के लिए सामान लेके जाना है आपको, घर का मतलब अपना पर्सनल यूज नहीं, होम कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी इंडिया में सामान लेके जाना है, तो आप क्या फाइल करते हो दोस्तों? व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 के अंदर। बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि आप कस्टम पोर्ट से, कस्टम बंदरगाह से, कस्टम ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जी मेरे को मेरा सामान वापस दे दो, मेरे को मेरा सामान दे दो जो मेरा बाहर से आया है। वो कहता है ठीक है जी, ले जाओ जी सामान आपका वापस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी है उसके बेसिस पे आपने गुड्स की डिक्लेरेशन देनी होती है। बिल ऑफ एंट्री में क्या लिखता है? गुड्स की डिक्लेरेशन, सेम टू सेम आईजीएम जैसा। क्या आया है, कौन लाया है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, सब कुछ आपको इसके अंदर बताना होता है। और अकॉर्डिंगली कस्टम टैरिफ एक्ट में जाते हुए फिर डिपार्टमेंट उस पे क्या लगाता है? ड्यूटीज लगाता है। और जो आपको बिल ऑफ एंट्री के 5 दिन के अंदर जमा करवानी होती है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करती है आपने, 5 दिन के अंदर आपको अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। लेट्स से उसने 100 रुपए की कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बनाई, आपको जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद सी पॉइंट बोलता है कि अगर आपने 5 दिन के अंदर ड्यूटी नहीं जमा करवाई तो आपको ब्याज देना पड़ जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से। जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंपोर्टर करवा देते हैं, पर किसी को इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया तो कई बार इंटरेस्ट भी देना पड़ जाता है, इसलिए लॉ में लिखा हुआ है कि देखो कस्टम वाले आपके लिए विलेन नहीं बैठे। बिल ऑफ एंट्री जब फाइल हो जाती है ना किसी गुड्स की, तो उनकी आउट गोइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो इतना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ब्याज तो लेंगे लेंगे आपसे अगर आप नहीं आओगे तो, ठीक है जी। नाउ फिर आप कस्टम ड्यूटी किसी डेजिग्नेटेड बैंक में पे करते हो। पे करने के बाद आप ऊपर आ जाइए, प्रॉपर ऑफिसर के पास आप जाते हो और प्रॉपर ऑफिसर फिर इश्यू करता है क्लियरेंस ऑर्डर। क्या इश्यू करता है? क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू करता है, दिस इज क्लियरेंस ऑर्डर, ठीक है। जब वो क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर देता है फिर कस्टोडियन उस कागज को देखता है। नॉर्मल फंड है भाई, जैसे आप कहीं पे सामान लेने जाते हो, वो कागज को देखता है, क्लियरेंस ऑर्डर करता है और फिर वो कहता है जी आप घर पे इसको ले जाइए आफ्टर पेइंग पोर्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग ड्यूमरेज चार्जेस होते हैं। ड्यूमरेज चार्जेस होते हैं, कभी कभी लेट हो गया, आप डिले कर देते हो तो भैया उसने भी अपनी जगह स्टोर करके रखी ना। आप आपका इतने बड़े बड़े कंटेनर्स आए हैं, जगह तो लिमिटेड है, उसने स्टोर करके रखा, उसके चार्जेस वो आपसे लेगा। वो चार्जेस भी मिला के यानी सब कुछ आप ड्यूज पे कर देते हो, तो आप शांति से सामान को घर ले जा सकते हो। दिस इज अबाउट क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अब कई बार क्या होता है, कस्टम्स के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि लेट्स से आपके पास भी जगह नहीं है, अपने सामान तो मंगा लिया लेकिन जगह नहीं है, या फिर आपके पास जगह तो है पर अभी ऑर्डर नहीं आया, और हो सकता है कि इंपोर्टर दिल्ली का हो और उसने गुजरात माल मंगाया हो और उसका होने वाला कस्टमर बंबई का हो, तो आप सोचिए ट्रक से अगर माल जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो ट्रक ही घूमेगा, ट्रक या ट्रेन से माल जाएगा, तो आपको क्या लगता है क्या फिजिबल होगा? गुजरात से पहले मैं दिल्ली माल लेके आऊं और फिर दिल्ली से वापस मुंबई सामान दूं? आपको नहीं लगता कि खर्चा बढ़ जाएगा इससे? क्यों ना मैं गुजरात से सामान बंबई भेज दूं, जीएसटी में भी बिल टू शिप टू कंसेप्ट है। तो इस चक्कर में वो कहता है जी मैं गुजरात में ही सामान रखता हूं अपना बंदरगाह पे। उसे बोलते हैं वेयर हाउस करना। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस करना। और कस्टम्स डिपार्टमेंट परमिशन देता है आपको कि आप वेयर हाउसिंग कर सकते हो। इस केस में प्रोसेस क्या होता है वो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, एबीसी करके देखेंगे। आप बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करते हो, पहले आप बता दो तो मेरा सामान आ गया, लावारिस सामान नहीं है वो, लेकिन इस पर किस कलर में फाइल होती है? येलो में, ठीक है। अब वो सिर्फ आपकी रफ असेसमेंट करते हैं कि इस गुड्स की ड्यूटी कितनी बनेगी, जनरल ड्यूटी कितनी बनेगी।
तो रफ एग्जीक्यूशन होता है आपका, और अमाउंट जितनी ड्यूटी बनती है उसके 2 गुना का आपको बॉन्ड भरना पड़ जाता है। बैंक बॉन्ड देता है, गारंटी देता है कि जब भैया ये अगर ये ड्यूटी नहीं देगा तो मैं ड्यूटी दूंगा। बस भरनी भरनी कुछ नहीं है आपको, सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड है। फाइन। उसके बाद बी हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, सीधा प्रॉपर ऑफिसर के पास जाते हो। ये रहा सी पॉइंट। प्रॉपर ऑफिसर के पास जाते हो और कहते हो कि भैया मैंने एक बॉन्ड भर दिया है, सामान मेरा है। सामान जब मेरा है तो मेरी गारंटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो कहता ठीक है जी, चले जाओ आप। वो फिर कस्टोडियन के पास जाता है ऊपर। कस्टोडियन के पास जाता है और वो दिखाता है उसको कि ये ट्रांसफर ऑर्डर दिखाता है कि ये ट्रांसफर आ गया है। देखो लिखा है ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर दो। अब गुड्स चले गए वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस में स्टोर है गुड्स, आराम से रखे हुए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो मेरे से छोटा मोटा किराया लेते हैं, वो मैं दे देता हूँ उसको। भैया मेरे पास ऑर्डर नहीं आया। अब 10 दिन के बाद मुझे बम्बई वाले ग्राहक ने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं फिर आऊंगा। अब मैं एक और बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, इस बार करूंगा ग्रीन में। ग्रीन में क्यों करूंगा, क्योंकि येलो के बाद ग्रीन ही होती है, लेकिन किस चीज के लिए होगी वो, होम कंजम्पशन के लिए। किस चीज के लिए होगी, होम कंजम्पशन। इस बार मैं घर लेके जाऊंगा। ठीक है, येलो होती है वेयर हाउसिंग के लिए, ग्रीन होती है होम कंजम्पशन के लिए, आफ्टर येलो, और व्हाइट होती है जो मैंने ऊपर बताई थी डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए। प्रोसेस वही है, सिंपल सा दोस्तों। फाइनल असेसमेंट करेगा प्रॉपर ऑफिसर कि एक्चुअली में कितनी ड्यूटी बनती है, क्या डिले चार्जेस बनते हैं, क्या वेयर हाउस के चार्जेस बनते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करेगा। और वो कहेगा कि भैया आप कस्टम ड्यूटी अब इस हिसाब से पे कर दो बैंक के अंदर। ठीक है, वो पे कर देगा। 5 दिन के अंदर पे नहीं करेगा तो ब्याज लग जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाउएवर, जो वेयर हाउसिंग का इंटरेस्ट है वो 90 दिन के बाद लगता है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। फिर वो बैंक के अंदर जाएगा, बैंक के अंदर करेगा उसको, बैंक के अंदर उसको पे करेगा। तो आप उसके अंदर देखेंगे कि वो पे कर रहा है, उसको पे करने के बाद वापस जाएगा अपना। और जब वो वापस जाएगा, किसके पास जाएगा, पीओ के पास जाएगा। पीओ फिर एक ऑर्डर रिलीज करेगा, क्लियरेंस ऑर्डर। ठीक है, क्लियरेंस ऑर्डर रिलीज करने के बाद आप फिर किसके पास जाओगे दोस्तों, कस्टोडियन के पास जाओगे। कस्टोडियन उस गुड्स को क्लियर करेगा, चेक करेगा सब कुछ पे है कि नहीं है, और फिर उसे रिलीज कर देगा गुड्स को, और आप घर वापस आ जाओगे एज एसएससी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, यानी आप 2 बार वहां पे होके आए हो। वेयर हाउसिंग करना दोस्तों वहां बहुत अक्लमंदी है, जब आपका ऑर्डर आपके पास नहीं आया है और आपका जो ग्राहक है वो आपके पोर्ट के आसपास रहता है और आप दूर रहते हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि आपके पास रेंटिंग का स्पेस और बहुत खर्चा उसको रखने का, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कस्टम पोर्ट बहुत सस्ते चार्ज में करके देता है आपको। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ डेफिनेशंस पे, तो आपको समझ आएगा जो मैं बताता हूँ आपको। कस्टम एरिया का मतलब वेयर हाउस वगैरह ये सब की बात कर रहा है। कस्टम स्टेशन स्पोर्ट्स को बोलते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट आपको आने वाली वीडियोस के अंदर, कुछ चैप्टर्स के अंदर बताया जाएगा। तो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है बेसिकली, असली में एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन हम उसे मानते हैं कि वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तब, ये जीएसटी की डेफिनेशंस हैं, जब एक्चुअली में गुड्स बाहर होता है। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। असली में गुड्स जब बाहर जाएगा तब उसे एक्सपोर्ट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, सिवाय डीम्ड एक्सपोर्ट के, सिवाय डीम्ड एक्सपोर्ट के। यानी अगर मान लो मैंने गुड्स इंडिया के बाहर की पार्टी को बेचा है, लेकिन उसने डिलीवरी मेरे से इंडिया में ही ली है, होता है। लेट्स से मैंने बाहर की पार्टी को बेचा है लेकिन उसने डिलीवरी में से इंडिया में ली, क्योंकि उसकी कोई ब्रांच इंडिया में है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड इन डीम्ड गुड्स डीम्ड एक्सपोर्ट में ना आ जाए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में देखो बच्चों 5 कंडीशन होती हैं। पहला, जो सर्विस दे रहा है वो इंडिया में होना चाहिए, जो सर्विस ले रहा है वो बाहर होना चाहिए, सर्विस जहां पे दी जा रही है वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए, सर्विस फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज में ही आएगी और इंडियन रुपीज में भी आ सकती है जहां पे परमिटेड हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरबीआई ने नेपाल और भूटान से आने वाली ट्रांजेक्शन्स को ही ऑथराइज कर रखा है आईएनआर में, यानी अगर आप नेपाल में सामान बेचते हो तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, सर्विस बेचते हो तो। और अगर आईएनआर में भी पैसा आता है वहां से इंडियन रुपीज में तो भी चल जाएगा। ठीक है, और तीसरा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन आई जीएसटी के अंदर, कि आप एक्सपोर्ट उस यूनिट को करेंगे जो आपकी ही यूनिट नहीं है वहां पे। लेट्स से
एक्स यहाँ पे भी है और एक्स वहां पे भी है यूरोप में, तो वो एक्सपोर्ट थोड़ी माना जाएगा अगर आप सेम टू सेम करोगे तो, क्योंकि वो तो आप सिर्फ एक एक फ्लो कर रहे हो ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो इस पे साफ साफ बोला भाई सेम पर्सन होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर वो वहां पे भी रजिस्टर्ड है यूरोप में और आप यहाँ पे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो यू आर सेपरेट पर्सन, नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल हो तो एक्सपोर्ट माना जाता है उसके अंदर। इसी की क्लैरिफिकेशन आई है अभी, हालांकि हम यही कर रहे थे लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन अभी आई है। ठीक है, ये काम का नहीं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स काम का है। जैसे गुड्स का जाना एक्सपोर्ट बनता है, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया, एक्चुअल में फिजिकली गुड्स इंडिया में जब आते हैं तब इंपोर्ट बनता है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की दो कंडीशन है, तीन कंडीशन सॉरी। वो ये बोलता है कि इंपोर्ट करने के लिए प्रोवाइडर बाहर होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होनी चाहिए, तब बनेगा सर्विस। यानी कोई ऐसी सर्विस जो बाहर के बंदे ने दी, लेट्स से गूगल है, गूगल अब हमें कोई सर्विस देता है, ठीक है, मुझे कोई सर्विस दे रहा है, तो वो बाहर है, मैं इंडिया में हूँ, और इंडिया में कोई सर्विस दे रहा है मुझे, तो वो क्या बन जाएगी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस पूरी करनी जरूरी होती हैं। ऐसे नहीं कि कोई बंदा बाहर और मैं यहाँ हूं तो इम्पोर्ट हो गया। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कोई भी चीज जरूरी होती है कंडीशंस पूरी करने के लिए, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। और कस्टम्स के अंदर भी तकरीबन यही कंडीशंस होती है। ठीक है, तो इंडिया मैंने आपको बता ही दिया था, ये डायग्राम्स भी हो गए थे अब आपके। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें करते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिकैप करते हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कस्टम एक्ट से गवर्न होते हैं। कस्टम एक्ट दो तरह की होती है, नॉर्मल एक्ट है जिसके अंदर प्रोविजंस होते हैं और अदरवाइज रेट होते हैं, वो टैरिफ एक्ट होता है। इंपोर्ट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट कैसे होता है। एक्सपोर्ट का कोई खास प्रोसेस नहीं है, आपको एक ईजीएम फाइल करना होता है, एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्टो, और आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस के केस में तो ऑनलाइन भी एक्सपोर्ट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। गुड्स के केस में आपको ईजीएम फाइल करना होता है, शिपिंग बिल फाइल करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस, उसके बाद उनका काम है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है, जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन। वो बंदा बाहर, मैं इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। याद रखना ये चीज, क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं आपसे। ठीक है, क्या होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, करेक्ट। नाउ कम टू, लेट्स से कोई बंदा बाहर बैठा है, सर्विस सप्लाइड बाय अ सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू रिसिपिएंट लोकेटेड इंडिया एंड प्लेस ऑफ इंडिया, तो क्या बन जाएगी वो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम्स हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिए हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, वहां से लिया हुआ है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे बनेगा आप पहचानिए, लेट्स से, चलो देखते हैं कि क्या इंपोर्ट बनेगा, आप बताना। मैं आंसर को हाइड कर देता हूँ, या फिर चलो देखते हैं, आप ईमानदार रखना अपनी। लोकेशन ऑफ सप्लायर, बंदा बाहर बैठा है देने वाला, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, इंपोर्ट क्वालिफाई होगा, यस होगा। नेक्स्ट, एक बंदा लंदन में बैठा है, पेरिस वाले को सर्विस दे रहा है और पेरिस में सर्विस दे रहा है, तो क्या इंडिया के लिए इंपोर्ट होगा, ना, क्यों होगा। एक बंदा दिल्ली का है, पेरिस वाले को सर्विस दे रहा है और दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो क्या इंपोर्ट होगा, ना। अच्छा मैं पूछता हूँ क्या एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि दिल्ली वाला बंदा सर्विस दे रहा है, तो आंसर इज नो, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, दिल्ली इज इन इंडिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। लंदन वाले बंदे ने, लंदन वाले दिल्ली वाले बंदे को सर्विस दिया, लेकिन सर्विस लंदन में जाके दी थी। लेट से आप दिल्ली वाले बंदे हो, लंदन जाके गए हो, लंदन में कोई सर्विस लिया आपने, इंपोर्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्जेक्टली इंपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो चीजें नहीं देखनी कि वो बाहर है मैं इंडिया का हूँ, हमें तीसरी चीज भी देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 के अंदर गवर्न होता है, आईजीएसटी एक्ट के अंदर, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 13 के अंदर गवर्न होता है, आईजीएक्स के एक्ट के अंदर, जो बताता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की कहाँ होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, कितनी होगी, वो सब बताता है आपको इसके अंदर। अब आपको देखो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर इम्पोर्टर ऑफ गुड्स। अब बीइंग अ इम्पोर्टर, आप इम्पोर्टर होते हो तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन बात करता है। Reverse charge provision do not cover importers of goods. Importers are not listed among the category of person in section 24.
ये भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब आपका इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ये अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये छोड़ दीजिए आप। ये रजिस्ट्रेशन जीएसटी का है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का प्रोविजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं अब। एक्सपोर्ट, देखो जीएसटी की बात करें या फिर ओवरऑल बात करें तो गुड्स का इंडिया से बाहर जाना, और अगर सर्विस है तो सर्विस का बाहर जाना। गुड्स के केस में सिर्फ एक कंडीशन है, गुड्स बाहर जाएगा। सर्विस के केस में 5 कंडीशन थी अगर आपने देखी थी तो, ठीक है। एक वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पे आप, एससीजेड, इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में ही बनाई जाती है। अब इंडिया के अंदर जैसे इंडिया है और यहाँ पे छोटा सा एससीजेड है, तो जो पूरा इसके आसपास का एरिया है वो तो इंडिया है, लेकिन एक्सपोर्ट के जीएसटी कस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईजेड इंडिया नहीं है। तो अब अगर एसईजेड से कोई सामान इंडिया में आता है जिसे हम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं, डीटीए, तो वो क्या बन जाता है, इम्पोर्ट बनता है इंडिया के लिए। और अगर इंडिया वाला बंदा एक्सीजेड को सामान दे रहा है तो वो एक्सपोर्ट बन जाता है। तो वही बताया हुआ है। फिजिकल एक्सपोर्ट होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया 12 माइल्स ऑफ बेस लाइन, 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, वो सब इसके अंदर क्वालिफाई करता है। तो फिजिकल एक्सपोर्ट एक होता है जो बाहर जाके होता है, इसलिए में गुड्स बाहर जाता है। वो बोल रहा है सेंडिंग टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन। अगर एग्जीबिशन के लिए जाते हो, लेट से आपकी कुछ पेंटिंग्स हैं, अभी बिकी नहीं है वो, बाहर एग्जीबिशन करोगे उसके बाद बिकेगी ना वो पेंटिंग, तो सबको दिखाओगे तो, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो क्या होगा उसके अंदर, तो वो बोल रहा है कि सर्कुलर नंबर 108 बोलता है कि अगर एग्जीबिशन के लिए अगर आप लेके जाते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो वो शेड्यूल 1 की जो जीएसटी की गाइडलाइंस हैं वो अगर पूरी कर लेता है तो सप्लाई बन जाएगी। अब सप्लाई कैसे बनेगी, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब होता है टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, जीएसटी के अंदर आएगा, मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर भी, ठीक है। अदरवाइज वो सप्लाई बन जाएगी। Thus, activity of sending taking specific goods out of India is not zero rated supply. That being case, execution of bond LUT as required under section 16 is not required. जब वो जीरो रेटेड ही नहीं है तो एलयूटी की जरूरत नहीं है। एलयूटी, जीरो रेटेड, सेक्शन 7, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। ये मैं आपको ब्रॉड ब्रॉड डिस्कस कर रहा हूँ कि होता क्या है। डीम्ड एक्सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 147 में कवर्ड है। नोटिफिकेशन था इसकी कौन कौन से हैं, लेक्चर में आएगा और हम आपको अपने लेक्चर में बताएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो भी हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ये उसका शॉर्ट ब्रीफ समरी है कि भैया सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए। एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर होनी चाहिए, कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आएगा जनरली, और दोनों सेपरेट एंटिटीज होनी चाहिए, ठीक है, वो बताया गया है। तो ये इसके अंदर आया गया है। और क्या बोलता है वो, इसके अंदर यही बोल रहा है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, देखो तो दोस्तों, तो क्या होता है कि मान लो यूके में एक कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट ऑफिस खोला अपने यहाँ पे। प्रोजेक्ट ऑफिस किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, ये इंडिया है। अगर ये इसको कोई सर्विस दे रहा है तो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इसका में फंस जाएगा, डी पॉइंट में इसमें फंस जाएगा। सेम एंटिटी है, इंडिया में कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं होती है। अगर सब्सिडरी ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है तो माना जाएगा, क्योंकि जब ब्रांच ऑफिस या सब्सिडरी खोलते हो तो आपको कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना पड़ता है। और जब रजिस्टर होते हो तो यू आर सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो दैट्स यस यू कैन एक्सपोर्ट द सर्विस, और एक्सपोर्ट कर सकते हो तो एक्सपोर्ट सर्विस वो क्वालिफाई करती है, ठीक है। तो सी यही लिखा हुआ है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर छोटा सा डायग्राम बनाया कि जॉन है, रमन है, और इस तरह से वो एक्सपोर्ट और सर्विस कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे इसके अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल सा इंपोर्ट होता है, सिंपल सा एक्सपोर्ट होता है। आईजीएम फाइल करनी पड़ती है, ईजीएम फाइल करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट के लिए बताना पड़ता है मैं आ रहा हूँ, बताना पड़ता है मैं जा रहा हूँ, कैसे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है गुड्स को निकालने के लिए। वेयर हाउस में डाल सकते हो आप। दिस इज ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर के लिए इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।